नमस्कार दोस्तों, केवीएस टीईटी हिंदी की श्रृंखला में आप सभी का एक है। आज हम लोग लेकर आए हैं जो पानी की कहानी चैप्टर नंबर 16 है। वो आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से लिया गया है, जो कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। इसी श्रृंखला में हमने पीछे दो पुस्तकें बसंत भाग 1 कक्षा 6 से कक्षा 7 से इसको हम लोगों ने खत्म कर लिया है। इस दोनों पुस्तकों से संबंधित आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि इससे आपका और आपके मित्रों का जो भी इस परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहा होगा, कुछ ना कुछ फायदा अवश्य मिलेगा। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं पानी की कहानी। तो पानी की कहानी में है, मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। लेखक महोदय कहना चाह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा था शायद, तो वहां पे एक ओस की बूंद जो है उनकी कलाई पर गिरी, और कलाई पर से सरकते हुए, कलाई मतलब जो हाथ का जहाँ पे महिलाएं कंगन पहनती हैं उसको कलाई बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो कह रहे हैं कि पहले कलाई पर बूंद गिरी और सरक कर जो है हाथ पर आ गई। तो ये तो एक कह रहे हैं कि ये मेरे आश्चर्य का ठिकाना इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने ये देखा कि इस तरीके से भी क्या कुछ होता है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई, और जैसे मैंने देखा तो वो बूंद की जो थी उसकी वो ठहर गई। थोड़ी देर मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। तो लेखक महोदय ने बताना चाहा है कि जो बूंदे थी वो इस तरीके से अपना क्रियाकलाप कर रही थी कि एक समय तो ऐसा लगा कि शायद कोई कुछ बजा रहा है, जैसे सितार के तार होते हैं वो आवाज करते हैं वैसे ही। लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा चारों तरफ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो फिर उन्होंने अनुभव किया कि आखिर ये हो क्या सकता है। तो उन्होंने देखा कि वो जो बूंद पड़ी थी तो उसके दो भाग हो गए हैं छोटी छोटी बूंदों में, और दोनों जो बूंदे के टुकड़े हैं वो क्या है, आपस में हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बोल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कुछ इस तरीके से। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं, जानता हूं। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूं, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर। तो उस समय हुआ क्या कि लेखक महोदय वो ध्वनि सुन रहे थे, जो सुरीली ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। तो उन्होंने देखा तो फिर बूंद ने कहा कि सुनो सुनो। तो लेखक ने एक बार कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा उसने कहा सुनो सुनो। तो लेखक ने कहा कहो कहो। तो फिर उसकी बूंदी, वो जो बूंद थी बहुत खुश होकर के हिली और बोली, मैं ओस हूं। तो लेखक ने कहा, मैं जानता हूं, कुछ लोग मुझे ओस कहते हैं, कुछ लोग मुझे पानी कहते हैं, कुछ लोग जल कहते हैं। तो लेखक ने कहा, मुझे मालूम है। फिर वो बोली, मैं पेड़ से आई हूं। तो लेखक ने बोला, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। लेखक महोदय ने झूठी बोलकर फिर सोचने लगे कि क्या पेड़ से बेर के फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली
मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। कह रहे हैं लेखक महोदय, मैंने अनुभव किया कि जब जैसे मैंने बोला तो ऐसा लगा कि मैंने जो बात बोल दी है उससे बूंद को थोड़ा सा अविश्वास हो गया और उसे शायद दुख हुआ था। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। उसने बताया कि इस पेड़ की भूमि के पास में जो है काफी दिन से टहल रही थी, इधर उधर घूम रही थी और कणों का हृदय टटोल रही थी। कणों का हृदय टटोलने का मतलब क्या है कि बूंद कभी पेड़ पे, कभी नीचे जमीन पर, कभी जो है पत्थरों के कणों पर, तो वही बता रही थी। और कह रहे फिर एकाएक जो है पकड़ी गई। तो लेखक ने पूछा कैसे? मैंने पूछा वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। इसका बूंद का कहने का मतलब है कि ये जो पेड़ जितना देख रहे हो, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। इसका मतलब ये हुआ उसकी बड़े जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, मुझ जैसे असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। जो है बूंद ने बतलाना शुरू किया। कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ना, पेड़ की जड़ें बहुत निर्दयी होती हैं। असंख्य बूंदे जो हैं जिनकी कोई अपने तरफ खींच लेते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। कई कुछ पेड़ ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाते हैं लगभग, और कुछ ऐसे उन्हें छीनकर बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। अब दोनों चीजों से उसका, एक तो गुस्सा आ रही थी, फिर उससे नफरत भी हो रही थी। क्रोध मतलब गुस्सा होना, घृणा मतलब नफरत करना। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? लेखक महोदय ने कहा, उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बिंदुओं नाश किए हैं, प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। बूंद ने लेखक को समझाते हुए कहा कि तुम क्या समझते हो कि ये बड़े बड़े पेड़ ऐसे ही खड़े हैं? हमारे जो लोग हैं, बंधु बांधव हैं, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो लेखक इन सब बातों को बड़े ध्यान से, हाँ तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। कहने कि एक समय था कि मैं जो खनिजों के शरीर में घुलकर आनंद से फिर रही थी। खनिजों का शरीर मतलब वहां जो भी पेड़ के आसपास चीजें थी उसमें। और ऐसा है मेरे साथ दुर्भाग्य हो गया कि मेरा शरीर एक रोए से छू गया, तो मैं कांप गई और जब भागने का प्रयत्न किया, लेकिन रोए ने क्या किया कि पकड़ कर मुझे अपनी तरफ खींच ले गए। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। तो लेखक महोदय का फिर क्या हुआ? बहुत ही उत्सुक थे आगे की कहानी सुनने के लिए। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई, यानी मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहा हो। क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था मुझे कोठरी में जाने के बाद कि ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और आगे एक आदमी जो है मुझे खींच रहा है हाथ पकड़कर। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। तो अब ये पूरी बात समझ में आ गई कि एक बूंद और आ गई थी वहां पे, तो जिसको रखने के लिए जगह बनाई जा रही थी। आगे एक बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों बीच के मतलब बूंदों के बीच में पिस चली। तो अब जो है बूंद ने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा था। मैं दोनों बूंदों के बीच में पिस रही थी। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। सांसत मतलब आफत में जान पड़ना और परेशानी उठाना। तो कह रहे मैं सांसत में भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी
और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं, और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो उसने बताया कि मैं तीसरे दिन ये जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जो सांसद भोग रही थी, परेशानी से झेल रही थी, तीसरे दिन मैं जो है पत्तियों के जो है छोटी छोटी जो झिर्रियां होती हैं वहां से होकर नन्हे नन्हे छेदों से निकली, और निकली तो सोचा कि बाहर जाऊंगी तो उड़ जाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ यो नहीं कि जो है शाम को जब हम पहुंचे तो रात हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था, इसलिए हम जो है उड़ नहीं सकते थे, क्योंकि सूरज ही ऐसा है जो उड़ने की शक्ति हमें प्रदान करता है। अब क्या हो गया, अब दिक्कत ये हो गई कि वायुमंडल में तो बहुत सारे कण जो है जल के पहले से उड़ रहे थे। उसने कहा कि मेरे लिए वहां कोई जगह नहीं थी, कोई स्थान नहीं था। मैं अपने भाग पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ पड़ी रही। कह रहे कि अब हमने सोचा थी कि यही मेरा भाग्य है और हमें यही रात बितानी पड़ेगी, इसलिए जो है हम उसी पत्तों पर सिकुड़ कर पड़े रहे। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई, और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। कह रहे इस समय जब मैंने तुमको देखा तो जान में जान आई है मेरी, और अपनी रक्षा के हेतु मैं तुम पर कूद पड़ी हूं। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी पर मुझे बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू ना सकेगा। तो लेखक महोदय ने कहा कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरे ऊपर हो, तब तक कोई पत्ते की मजाल नहीं कि तुमको छू ले। आगे देखते हैं। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तब तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। तो कह रहे हैं कि भैया मुझे तब तक आपसे रक्षा चाहिए जब तक कि सूरज उग नहीं जाता। और मेरी कहानी तो है भी बहुत विचित्र। जब सूरज निकलेगा तो मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, और अगर तुम कहो तो मैं अपनी कहानी सुनाऊं तुम्हें, और इससे तुम्हारे हाथ को कोई दर्द नहीं होगा। अच्छा सुनाओ, लेखक महोदय ने कहा। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं पुरखे मतलब पूर्वज, कई चैप्टरों में हमने ये बात बताई है, और ओसजन जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। यानी कि दो गैसें हैं हमारे पूर्वज हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, वो सूर्य मंडल में विद्यमान थी, सूर्य के लपटों के बीच में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कहा गया है, और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को कहा गया है। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। बूंद ने कहानी सुनाना प्रारंभ कर दिया था। कह सूर्यमंडल जो है, सौरमंडल को सूर्यमंडल लिखा गया है यहाँ पे। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग के चक्कर काट रहा था। कह रहे हमारे ब्रह्मांड में उस समय बहुत उथल पुथल थी और बहुत सारे ग्रह उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? लेखक ने बीच में रोकते हुए बूंद से पूछा, ओस से। हैं? उनके वंशज अपनी भयावट लपटों में अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। उसने कहा है, ये तो नहीं कि नहीं है, और अब भी जो है उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। तो फिर बूंद ने कहानी सुनानी शुरू की कि हाँ, अभी हमारे पूर्वज वहां हैं, और पहले की बात यह है कि जो हमारे पूर्वज थे वो सूर्य की तली पर मतलब धरातल पर नाचते रहते थे, और अचानक
एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा सा जो है सूर्य प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा और सबकी आंखें चौंध आने लगी। और वो सूर्य की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि सूर्य को जो है तोड़ देगा। और सूर्य से बहुत बड़ा था, जैसे जैसे पास आता गया उसका आकार बढ़ता गया। तो ये सारी चीजें हुआ। हम हमारे पूरे समझ रहे थे अगर ये सूर्य से टकरा गया तो सूर्य नष्ट हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। लेकिन वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। कहीं लड़ा तो नहीं, जो भी था वो उल्का पिंड, लेकिन उसकी आकर्षण शक्ति इतनी अधिक थी कि जैसे ही वो सूर्य के कई मील दूर से गुजरा, उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक जो है भाग टूटकर छोटा सा, वो उससे कई मील पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग भारी खिंचाव संभाल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया। कह रहे हैं कि सूर्य का जो टूटा हुआ भाग था वो बाकी खिंचाव संभाल नहीं सका था, और क्या हुआ, टूट गया कई टुकड़ों में। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। कह रहे कि उसी में से एक हमारी पृथ्वी है जो शुरुआत में प्रारंभ में एक आग का गोला हुआ करती थी। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? तो कह रहे हैं कि लेखक महोदय ने पूछा वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन ये बताओ वो तो आग थी, तुम पानी कैसे बन गई उन लपटों से? कह मुझे ठीक पता नहीं है। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। बूंद ने बताया कि हाँ, मुझे याद है ठीक से कि हम लोग हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, लेकिन हुआ कैसे ये मुझे ठीक से नहीं याद है। अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ओजोन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। क्या लगे, बहुत समय पहले जो है अरबों साल पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसके कारण मैं उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और तब मुझे उत्पन्न किया। क्या आपस में मिलकर जो है उनका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष रूप था वो खत्म हो गया और उससे मैं उत्पन्न हुई। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैं अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। कह लगे उस समय की बात है, मैं भाप के रूप में थी और इधर उधर घूमती रहती थी, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं ठोस बर्फ के रूप में खुद को पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। 17वां मतलब एक चीज के जो है 70 टुकड़े। 17वां का मतलब होता 17, एक भाग के कोई 17 टुकड़े कर दे उसमें से एक भाग। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता। बूंद ने फिर बताया कि हमने देखा बहुत सारे ऐसे साथी थे जो बर्फ बने पड़े थे। कहीं भी अगर नजर उठा के देख लें तो बर्फ के अलावा कुछ नहीं था। मेरे बहुत असंख्य साथी थे, इनको गिना नहीं जा सकता था। कुछ जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बूंद ने बताया कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे जो आंधी में उछलने कूदने के लिए तैयार बैठे थे, और जब सूर्य निकलता तो सबके मुख पर सौंदर्य जो है फैल जाता था। बड़े आनंद का काम समय रहा होगा वहां। बड़े आनंद का कितने दिनों तक? कई लाखों वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100 200 100 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। कहना है कि अगर हमारी बात करें तो हमारे जीवन काल में अगर आप ये समझ रहे हो 100 200 साल, तो जिस तरीके से दाल में नमक पड़ता है बहुत छोटी सी मात्रा, तो 100 200 साल जो है बहुत ही छोटी मात्रा है हमारे लिए। मैं ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान को अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। लेखक महोदय कह रहे हैं कि जो ओस है
तो वो बहुत दीर्घजीवी है, दीर्घ मतलब काफी दिनों तक जीने वाली। और ये सौभाग्य लेखक महोदय को प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझकर जो है उससे बातें कर रहा था, और अब बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली थी। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? बूंद ने बताया कि एक दिन जो है हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे और हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे, तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम लोग सरक रहे हैं। तो सब लोग डर गए। हवाइयां उड़ना मतलब डर जाना। ठीक है, ये मुहावरे हैं, इनको ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, हम बताते चल रहे हैं। तो हवाइयां उड़ने का मतलब डर जाना। और सबने पूछा कि अब क्या होगा। इतने आनंद से दिन से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं और उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। कहना कि बहुत दिन आनंद काटने के पश्चात ये दुख हमको सहन नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ, लेकिन पता तो लगाना ही था। बहुत पता लगाने के बाद ये पता चला कि जो हमारे छोटे भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, जो भी हैं, वो नीचे बनकर दबकर पानी हो गए हैं और उनका शरीर जो है ठोसपन था, वो ठोसपन को समाप्त कर चुका था, लगभग खो चुका था और उनके शरीर पर हम फिसल रहे थे। माफ कीजिएगा, थोड़ा गला खराब है। देखिए, ये यहाँ पे रासायनिक क्रिया हो रही है। आप लोगों को पता होगा शायद, जो लोग हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं, केवल हिंदी ही उनका रहा है, उनको भी थोड़ा थोड़ा सा ये ज्ञात होगा फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे रासायनिक क्रिया होती है पानी की। जब जो है बर्फ को काफी देर तक दबाया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वो पानी बन जाती है। इसी तरीके से वो स्थिति यहाँ पर थी। वो पानी बन गए थे और ऊपर बाहर जो बर्फ बनी थी वो पानी पर तैरने लगी। तो फिर आगे कहते हैं, मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हम उसमें गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बहकर बनकर समुद्र में मिल गई। बूंद ने बताया कि हम लोग बह रहे थे पानी के ऊपर। अचानक बहते बहते एक गर्म धारा मिली जिसका पानी गर्म था और हम लोग उसी पर बह चले। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो गर्म धारा है वो ठंडी हो जाए और हम उस गर्म धारा की ठंडक सोखने लगे थे। उसके फलस्वरूप हम भी पिघल गए और पानी बनकर समुद्र में मिल गए। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। वर्णनातीत मतलब कि वर्णन करने लायक। ठीक है, समुद्र में जब मैं जल बनकर जो वर्णन देखा, दृश्य देखा, वो वर्णन करने लायक है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। कहने लगी कि पहले मैं ऐसा समझती थी जब समुद्र में नहीं गई थी कि लगता था केवल समुद्र में हमारे बंधु बंधुओं का राज्य है। बंधु बंधु मतलब भाई बहनों का राज्य है। लेकिन जब गई तो देखा कि वहां पे बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके के जीव जंतु हैं, उनका भी राज है। तो मैं समझ गई कि एक्चुअल में जो राज्य है वो इसी समुद्री जीवों का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि समुद्र में देखा तो बहुत ज्यादा नमक, निरा मतलब होता है केवल। ठीक है, कह रहे कि बहुत सारा नमक था। और हम क्या किए कि गए तो वहां तो थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन अब क्या है कि आदत पड़ गई है रहने की, तो सब सहन हो गया धीरे धीरे। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। बूंद कह रही है उसकी लेखक से, एक दिन मैं सोच रही थी कि ऊपर तो बहुत रह लिया, अब नीचे देखकर आते हैं कि इसमें क्या क्या है।
इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। कह रहे हैं ये चीज पता लगाने के लिए हम जो है गहराई में जाना प्रारंभ कर दिए थे। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। रास्ते में बहुत भिन्न भिन्न किस्म के हमने जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए। मन मतलब मन, एक मन होता है 40 किलो का, और समझ लीजिए कई कई मन मतलब बहुत बड़े बड़े, ठीक है, वजन में। कई कई मन जो है बड़े हमने कछुए देखे। हाथों वाली मछलियां देखी। कह रहे कि ऐसी मछलियां जिनके हाथ थे। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। कह रहे कि एक बहुत बड़ी मछली थी जिसके 8 हाथ थे और मनुष्य से कई गुना लंबी थी। वह इन हाथों से अपना शिकार को जकड़ लेती। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। कह रहे कि और गहराई की खोज में जब मैं किनारे गई, मैंने एक वस्तु ऐसी देखी जिससे मैं देखकर चौंक गई। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। कह रहे समुद्र के अंदर इतना अंधेरा था कि अगर बहुत ज्यादा हमने बल लगाकर देखने की कोशिश की तो वो दुखने लगे थे। मैं सोच ही रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई देता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। क्योंकि हम सोच रहे थे कि जो समुद्र में इतने जीव हैं, उन जीवों को इतने गहरे समुद्र में दिखाई कैसे पड़ता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो पहुंचता नहीं। और जब अचानक हमने देखा तो ऐसा हमको एक जीव जंतु मिला जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लालटेन लिए घूम रहा है। वह यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। कह रहे कि वो जब हमने देखने की कोशिश की तो वो बहुत ही सुंदर मछली थी। इसके शरीर में एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। कह वो मछली की जो खासियत थी वो ऐसी कि उसके शरीर से जो है एक लाइट निकलती थी जो उसको मार्ग दिखलाती थी। इस प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती और जब भूखी होती तो पेट भर उसका भोजन करती थी। कह रहे कि यही प्रकाश देखकर जो छोटी अन्य मछलियां थी वो उसके पास आ जाती थी, और पास आने के बाद में जब उस मछली को भूख लगता जिसके पास लाइट थी वो उनको खा लेती। विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अधे तथा महा आलसी हैं। लेकिन जब मैं और समुद्र की गहराई में गई तो मैंने देखा कि वहां जंगल भी हैं। छोटे ठिगने मतलब होता है छोटे छोटे मोटे पौधे, और मोटे पत्ते वाले पौधे बहुत हैं, बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में हैं। पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। कह रहे हैं कि उन घाटियों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहते हैं और जो बहुत ही आलसी हैं। निपट अंधे मतलब बहुत ही आलसी और देखने वाले, देखने लायक नहीं है मतलब देखते नहीं हैं इधर उधर, आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। कहने लगे ये सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन अब मन में आया कि अब हम लौट चले वापस, लेकिन ऐसा संभव ना हो पाया। ये जो है अजीब था थोड़ा सा, क्योंकि अजीब भी था और असंभव भी था। तो आगे ये है कि मेरे ऊपर पानी की 3 मील मोटी तह थी। कह रहे मेरे ऊपर पानी की 3 मील मोटी तह थी, मतलब तह मतलब परत होती है। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र को जल नीचे धंसता जाता है। या जिस तरीके से मैं कोशिश कर रही थी अपनी जान बचाने के लिए, उसी तरीके से बहुत सारे समुद्र में जो पानी के कण हैं वो इसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं, और समुद्र जो है, समुद्र का जल जो है नीचे धंसता चला जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले, और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कह रहे कि जो है ओस कह रहे कि मोटी चट्टान में समुद्र के अंदर से घुस गई और फिर पृथ्वी पर एक खोखले स्थान पर निकली। और वहां पे क्या हुआ, सब लोग इकट्ठे हुए तो सोचा कि क्या करना चाहिए, आपस में मशवरा सलाह करने लगे।
कुछ की संपत्ति में वही पड़े रहना, सम्मति मतलब होता है कि जो है विचार विमर्श में, सम्मति में पड़े रहना वही ठीक था। परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा है। कह कि हम में से कुछ लोगों ने सोचा कि हम लोग यही रहेंगे, लेकिन फिर कुछ लोगों ने सोचा, जो ज्यादा उत्साही थे उन्होंने कहा कि हम लोग पृथ्वी पर घूम घूम कर खोज करेंगे कि इसके अंदर और क्या है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े कि एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का भी नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। उसकी बूंद ने बताया कि अब हम लोग बाहर तो निकल आए थे, परंतु वहां पर देखा तो ठोस कुछ भी नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीले कलर की थी और नाना मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इस स्थान के आसपास दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यहाँ हमारे लिए असहाय था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजोन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। कहने लगे, हम लोग इतने उत्साही थे कि रास्ता बिना देखे आगे बढ़े जा रहे थे और एक दुर्घटना होते होते बच गई, क्योंकि आगे जो था वहां पे पानी बहुत ज्यादा गर्म था। तापक्रम ऊंचा होने का मतलब पानी बहुत ज्यादा गर्म था और असहाय था हम लोगों के लिए। और हुआ क्या कि इससे जो हमारे अगुआ थे, नेता थे, वो देखते देखते कांपे और उनका शरीर ओजोन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। ओजोन मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के संग एक और निकल भागी। कह रहे कि जो हमारे बुद्धिमान और साथी थे उनको लेकर मैं एक तरफ निकल गई। हम लोग अब एक स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। कह रहे कि अब हम लोग एक स्थान पर पहुंच गए थे जहां पृथ्वी का गर्भ था वो रह रहकर हिलने लगा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। कह रहे कि वहां पर अचानक जो है एक बहुत बड़ा धमाका हुआ पृथ्वी के गर्भ में और हम लोग बाहर आ गए निकल करके। ऐसा लगा कि हमें बाहर फेंक दिया गया और ये दुर्घटना इतनी विचित्र थी कि हम लोग चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। कहने कि ऐसा दृश्य हमने देखा कि धरती फट गई है, धुआं निकल रहा है, रेत निकल रहा है, पिघली धातुएं लपटें निकल रही हैं, तो ये सारी चीजें थी और यह दृश्य बड़ा शानदार था, बहुत अच्छा था। तो हम लोगों को बार बार इच्छा हो रही थी कि ये हम लोग देख पाए। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। लेखक ने कहा कि मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक भाप और बड़ा दल मिला। कह रहे कि जब हम अब ऊपर पहुंचे थे तो हमें एक भाप का बहुत बड़ा दल मिला था। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। कहने लगी कि हम लोग जो है गरज कर आगे बढ़े बहुत तेजी से और जो है मिलकर ही सब लोग, जब हमने देखा कि हमें एक बड़ा भाप का दल मिल गया है तो हम लोग साथ में आगे बढ़ गए। पुरानी सहेली आंधी के भी यहाँ दर्शन हुए। कल जो हमारी पुरानी सहेली है आंधी, उसके भी यहाँ दर्शन हो गए थे हम लोगों को। वह हमें पेट पर लाद दे, कभी इधर कभी उधर ले जाती। कह रहे कि वो जो थी वो हमें पेट पर लाद कर कभी इधर और कभी उधर जो है ले जाती थी। वह बड़े आनंद के दिन थे। कह रहे कि वो जो दिन थे उस समय के वो बहुत ही आनंदमयी दिन थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते। किलोले करना मतलब कि गुलाटियां मारना होता है। तो कह रहे कि हम स्वच्छंद आकाश में किलोले मारते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद भरकर नीचे कूद पड़े।
कह रहे कि जब धीरे धीरे पानी इकट्ठा हो जाता है उस तरीके से हम बूंद बन जाते हैं, हमारा जो है शरीर भारी हो जाता है और बूंद बनकर हम नीचे कूद पड़े। हम एक बार ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। उन्होंने कहा कि हम एक बार जो है ऊंची शिखर पर से कूदे, शिखर मतलब होता है ऊंचा स्थान, और चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रयास से टूटकर खंड हो गया। कह रहे बेचारा पत्थर था, वो हमारा प्रहार न झेल पाया और टूटकर दो खंडों में विभाजित हो गया। या जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। कहने जो पत्थरों की रेत देखते हो ये हम ही बनाते हैं, चबाते हैं इनको, तब ये बनती है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर पाती। कि जब मौज मतलब बहुत तेजी से, बहुत उत्साह से आते हैं तो चाहे जितनी कठोर वस्तु हो हमारा प्रहार जो है सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मुक्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा से मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। कह रहे कि हम लोग जो है अपनी विजय में जो है मग्न होकर इधर उधर बह रहे थे, टहल रहे थे। एक दिन इच्छा हुई मेरी कि मैं समतल भूमि देख लूं, तो इसलिए मैंने अपने आप को एक छोटी धारा से मिला लिया। सरिता मतलब होती है नदी। कह रहे कि नदी में बड़े मजे थे, बहुत दिन हमारे अच्छे से कटे, और कभी भूमि को काट देते, कभी पेड़ को खोखला करके गिरा देते। और एक दिन ऐसे बहते बहते मैं एक नगर के पास पहुंच गई थी। तो वहां पे नदी के तट से देखा था कि ऊंची मीनार है जिसमें काली काली हवा निकल रही है। तो उत्सुकता बढ़ी मेरी कि मैं देख लूं कि है क्या इसमें, और उसी समय मैंने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। जो ही उसके पास पहुंची और अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। यानी कि ऐसा हुआ कि जब मैं वहां पहुंची तो मुझे जो है एक मोटे नल के द्वारा खींच लिया गया और मैं नल में ही घूमती फिर रही थी। और भागने की कई बार प्रयास किया, चेष्टा मतलब होता प्रयास करना, लेकिन भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। कह रहे कि एक दिन जो है चलने के बाद मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा था। मैं तुरंत उसमें होकर बाहर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। क्या मैं उसमें से निकली और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। क्या जब घूमते घूमते मैं इस बेर के पेड़ पर पहुंचाई, वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा वह वहीं रुक गई। अब क्या हुआ, सूर्य निकल आया था। हाँ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं तो मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। कहने लगे कि अब मैं जा रही, तुम चाहो भी तो नहीं रोक सकते। और वो ओस उसी प्रकाश में धीरे धीरे आंखों से दूर हो गई। ये रामचंद्र तिवारी जी द्वारा लिखित पानी की कहानी है ये, और बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। इसमें जो है रसायन विज्ञान के कुछ प्रयोग के द्वारा समझाने की चेष्टा की है। कुछ क्वेश्चन हैं, पढ़ लीजिएगा और पढ़ के कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। जैसे लेखक ओस की बूंद कहाँ मिली, बेर के पेड़ के नीचे रास्ते में। ओस की बूंद को क्रोध और घृणा से क्यों कांप रही थी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा गया, क्योंकि वो उसी से मिलकर बने हुए थे। पानी की कहानी के आधार पर पानी का जन्म और जीवन यात्रा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप लोगों को समझना है। वीडियो थोड़ी लंबी है, वीडियो लंबी होती है। देखिए, अगर आपको कुछ अच्छा पाना है तो देर तक मेहनत करनी पड़ेगी। 1 मिनट 2 मिनट आपने वीडियो देखा और जो है आपने सोचा कि नहीं हो गया, हम पास हो जाएंगे, तो मैं कहता हूं कि चाहे कितना भी बड़ा टीचर पढ़ा दे आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप स्वयं इस चीजों पे नहीं सोचेंगे। लेक्चर देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है, फिर भी आप लोगों के भले के लिए मैं कहता हूं। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके
आप लोग पढ़िए, किताब से पढ़ेंगे तो किताब से पढ़ लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वीडियो लंबी हो रही है, देखना चाहें तो देखें, नहीं देखना चाहें तो आपका मन है, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पूरी देखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, जो मुहावरे होते हैं, जो लोकोक्तियां होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, इसमें मैं बताता चलता हूँ कि एक बार पढ़कर आपको सारी चीजों का ज्ञात हो जाए। समय कम है, परीक्षा जल्दी हो सकती है, कब होगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको जितना कंसाइज वे में पढ़ाया जाएगा, जितने ही आराम से आप लोग इस चीज को कर पाएंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे, और मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। जो लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय